हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। आज जो इस क्लास का फर्स्ट टॉपिक होगा वो पिछली क्लास का ही एक टॉपिक बच गया था, वही है टॉपिक लंबाई का मापन जो प्रत्यक्ष विधि से किए थे, जिसमें पहला आया था मीटर स्केल, दूसरा आया था वर्नियर कैलिपर, तीसरा आया था पेंच मापी और गोलाई मापी। वही गोलाई मापी को इस क्लास में इंक्लूडेड किया गया है जो आपको प्रत्यक्ष विधि से मापन करना है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गोलाई मापी। इसके बाद आपको अप्रत्यक्ष विधि से लंबाई का मापन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक गोलाई मापी। आज का टॉपिक क्या है बताओ तो? गोलाई मापी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरियोमीटर। गोलाई मापी को थोड़ा बढ़िया से समझना, क्या है गोलाई मापी। इसको पहले ये समझो कि गोलाई मापी जैसे वक्र समझता है, वक्र सी देखते हो ना, सी उस वैसा ही वक्र होता है। जैसे कि ऐसे इसके ऊपर अगर एक पानी का बूंद भी पड़ जाए उसको भी माप लेता है ये गोलाई मापी। समझ में आया? तो ये क्या है, इसका उपयोग वक्र सतह के मोटाई एवं ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, वक्र सतह क्या होता है हमको वो बता पहले। तो वक्र सतह क्या होता है? तो जो सी टाइप का होता है उठा हुआ, जैसे चश्मा सबको देखा ही है, चश्मा में देखा होगा तो जो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, ये उत्तल दर्पण की तरह, उसी को वक्र कहते हैं। तो याद रखना, इसका उपयोग यानी गोलाई मापी क्या है, तो इसका उपयोग वक्र सतह के मोटाई एवं ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। याद रखना, गोलाई मापी किसको मापने के लिए ये उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वक्र सतह की क्या मोटाई और ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। याद रहेगा? बताओ तो गोलाई मापी किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वक्र सतह की मोटाई एवं क्या ऊंचाई को मापने के लिए। जैसे कि एक लेंस है, लेंस की वक्रता त्रिज्या को, यानी अगर लेंस देखा ही है, तुम सब 10वां में पढ़ा है ना, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या को मापने में किया जाता है। फिर है घुमावदार कांच, घड़ी की कांच की मोटाई को। अब घड़ी भी देखा है, घड़ी के ऊपर शीशा लगा हुआ रहता है, और चाहे घुमावदार कांच जो है उसकी, या घड़ी की कांच जो होता है यानी घड़ी की शीशा, उसकी मोटाई को क्या करने में, मापने में किया जाता है कि उसकी मोटाई कितना है, उसकी मोटाई कितना है वो नापने में करते हैं। फिर है दूसरा, अगला पॉइंट है कांच के सतह पर गिरा हुआ पानी की ऊंचाई। अब देख लो, हम बताए हैं कि एक कांच है, मान के चलो वक्र, इसके ऊपर अगर पानी का एक बूंद गिर गया, इस पानी के बूंद को भी माप सकता है कि कितना बड़ा बूंद है। समझ में आ रहा है ना? इस पानी के बूंद को भी माप सकता है, वो है कौन? गोलाई मापी, उससे माप सकता है। ठीक है? तो गोलाई मापी द्वारा लगभग 10⁻⁻5 मीटर वाले वक्र सतह को भी क्या कर सकता है, माप सकता है। कितना? 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 कितना होगा? तो माइनस है तो बटा लगा देंगे, और 10 को कै बार गुना करना पड़ेगा? 5 बार गुना करना होगा। 1 2 3 4 5। अब इसको गुना कर लो, और इससे एक में क्या करो, भाग करो। तो बताओ कितना आएगा? 0.00 करके आएगा, इतना mm करके आएगा। उतनी मोटाई को भी क्या कर सकता है, गोलाई मापी माप सकता है। तो मेन बात है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गोलाई मापी द्वारा लगभग कितने वक्र सतह को माप सकते हैं। 10⁻⁻5 मीटर इतना को माप सकता है। ये प्रत्यक्ष विधि से, कौन विधि से पढ़ाए थे? ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा लंबाई का मापन हो रहा था। अब तुम सब आज जो पढ़ने जाओगे, अगला पॉइंट क्या है बताओ तो? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा लंबाई का क्या मापन। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बताओ तो? लंबाई का मापन कितने विधि द्वारा होता है? 2 विधि द्वारा। कौन कौन विधि है बताओ तो?
हाँ सही बात है, अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो हम पढ़ा चुके हैं। अब समझो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा लंबाई का क्या मापन। तो इस विधि द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं की दूरी को भी क्या कर सकते हैं, मापा जाता है। जैसे कि कितना दूर की, तो जैसे हम नीचे हम पृथ्वी से तारों के या ग्रह के बीच की दूरी। समझो यहाँ पर क्या है कि अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न विधि है। जैसे कौन कौन, तो पहला का नाम क्या है, लंबन विधि। लंबन विधि यानी कि पैरालैक्स मेथड, यानी लंबन विधि से हम देख सकते हैं। दूसरा है प्रतिध्वनि विधि से भी देख सकते हैं, इको मेथड। प्रतिध्वनि विधि से भी हम देख सकते हैं, लेजर विधि से भी देख सकते हैं, ठीक है। रडार विधि से भी देख सकते हैं, रडार लगा हुआ रहता है, एरोप्लेन सब में देखा होगा। तुम सब समुंदर उमुंदर में जाओगे तो वहाँ पर सोनार रहता है, उस सोनार विधि से भी हम उसको क्या कर सकते हैं। तो यही है अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न विधि आता है। तो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न विधि का नाम बताओ। तो पहला लंबन विधि, यही लंबन विधि हम आज तुमको टॉपिक ख़त्म करेंगे, लंबन विधि को समझना, ठीक है। पैरालैक्स मेथड है। दूसरा विधि का नाम बताओ तो प्रतिध्वनि विधि है। तीसरा विधि का नाम बताओ तो लेजर विधि है। और अगला विधि का नाम बताओ तो रडार विधि। और अगला विधि का नाम बताओ तो सोनार विधि। समझ में आ गया। बताओ तो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कितनी विधि है, 5 विधि से भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम निम्न विधि लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ तो कौन कौन विधि है, लंबन विधि, प्रतिध्वनि विधि, लेजर विधि, रडार विधि, सोनार विधि। हम इसमें अप्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, तो बहुत दूर तक स्थित जो वस्तु है ना, उसको मापने का काम करते हैं। कि नीचे से, अब वही है तारा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो ग्रह, उस सब का जो दूरी है वो कोई पास में थोड़ी है, वो बहुत दूर है। वही दूरी को देखने के लिए कि हम कितना दूर है, उसी में ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा लंबाई का क्या हो रहा है, मापन। तो इसी में आज चलेंगे। पहला टॉपिक का नाम क्या है, लंबन विधि। तो इसी लंबन विधि को अब शुरू करते हैं। तो समझो लंबन विधि क्या है। मान के चलो हम तुमको यहाँ समझा रहे हैं, समझना यहाँ पर कि एक तुम्हारा ये सेंटर दे रहे हैं कि ये खड़ा एक कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि दोनों आँख से इस पर देखो, ठीक है। देख रहा है, देख रहा है ना। कभी एक आँख से देखो, कभी दूसरे आँख से देखो, कभी एक आँख से कभी दूसरे आँख से। आँख ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा मोड़ा ये लगेगा कि एक इधर है, और थोड़ा के देर के लिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाता है। तो लंबन विधि में इसी का उपयोग यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर लंबन विधि, जिसको पैरालैक्स मेथड कहते हैं, समझना यहाँ पर लंबन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि लंबन होता क्या है। समझो यहाँ बढ़िया से, किसी वस्तु को अलग अलग बिंदुओं से देखने पर जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसे लंबन कहते हैं। बताओ तो लंबन क्या है। हाँ, किसी वस्तु को अलग अलग बिंदु से देखने पर जो स्थिति में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, उसी को क्या बोलेंगे। इस विधि द्वारा जब दूरी को मापा जाता है तो इस विधि को लंबन विधि कहते हैं। तो देखो, इस विधि द्वारा जब दूरी को मापा जाता है, तब बताओ नीचे से हम ऊपर के दूरी न माप रहे हैं। याद रखना, नॉर्मली लंबन विधि में किसको मापा जाएगा, तो दूरी को मापा जाएगा। किसको मापा जाएगा, और कौन वाला दूरी, बहुत दूर वाली दूरी। कौन वाला दूरी मापेंगे, बहुत दूर वाली दूरी मापेंगे। जैसे कि पृथ्वी से एक बार ऊपर कहाँ जाएंगे, ग्रह पर जाएंगे, उसको दूरी को लंबन विधि के द्वारा पृथ्वी से अन्य ग्रहों तथा तारे के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। तो नॉर्मली समझ में आ ही गया कि लंबन विधि से हम क्या करते हैं। तो लंबन विधि से पृथ्वी से या अन्य ग्रह तथा तारों की क्या बीच की दूरी को हम पता करते हैं लंबन विधि से। अब कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है, इसी को अब हम तुमको यहाँ पर एक मैथ के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं लंबन कोण कौन होता है। लंबन कोण क्या है, तो जब किसी वस्तु को दो अलग अलग बिंदुओं से देखने पर, याद रखना, जब किसी वस्तु को क्या करना, दो अलग अलग बिंदुओं से देखने पर जो कोणीय विस्थापन होता है उसे लंबन कोण कहते हैं। अब कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं कि लंबन कोण क्या है। क्या बताएं लंबन कोण, फिर से एक बार पढ़ लो कि जब किसी वस्तु को दो अलग अलग बिंदुओं से, जब किसी वस्तु को दो अलग अलग क्या चीज़ से, बिंदुओं से
देखने पर जो कोणीय विस्थापन होता है, देखने पर क्या जो बनता है, कोणीय विस्थापन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लंबन कोण कहते हैं। कैसे कैसे होगा, तो चलिए हम समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। यहीं पर तो फिगर बनाए थे, समझिए इसको बढ़िया से। मान के चलो यहाँ पर कोई पृथ्वी के पास यहाँ पर कोई खड़ा है, मान के चलो पटना में, और कोई कहाँ खड़ा है, दिल्ली। क्या चीज़ है, तो पृथ्वी से अन्य ग्रहों तथा तारे के बीच की दूरी देखना है। तब मान के चलो कि यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ तारा है, इसको क्या करना है, देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो यहाँ से वो कोई देख रहा है, तो नीचे से देखने वाले को क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं। और दिल्ली, नीचे से दिल्ली से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, उसी तारे उसी ग्रह को, तो यहाँ वाला भी जो बोलेगा उसी को प्रेक्षक है ना बोलेंगे। तो यहाँ से उसको देख रहा है। बताओ इतना समझ में आया। अब क्या है समझो, यहाँ जब किसी वस्तु को दो दो अलग अलग बिंदुओं से, कै गो बिंदु से देखना है, दो अलग अलग बिंदुओं से, कै अलग अलग बिंदु से, दो अलग अलग बिंदुओं से, ध्यान में रखना। तो दो अलग अलग बिंदु है, तो मान के चलो कि पहले बिंदु को मान लेते हैं ए, या दूसरे के बिंदु को मान लेते हैं। तो दो दो अलग अलग बिंदुओं से देखने पर जो कोणीय विस्थापन बनता है, तो यहाँ से देख रहा है ना। कहाँ कोण बन रहा है बताओ तो, ऊपर। तब तो बहुत अच्छा है, तो एक ही बार में समझ गया कि ऊपर कोण बन रहा है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, आखिर एक सेंटर को देखना है, यहाँ पर एगो सेंटर को देखना है, और दो व्यक्ति देख रहा है, इसी सेंटर को देख रहा है, तो यहाँ पर तो कोण बनवे करेगा ना, बनेगा ही, क्योंकि एगो इधर व्यक्ति एगो इधर व्यक्ति, देखना उसको यही चीज़ है, तो कोण तो बनेगा ही। तो जब ये कोण बनेगा तो कौन बनेगा बताओ तो उसका नाम, तो इसी कोण को हम कहते हैं लंबन कोण, क्योंकि लंबी दूरी है ना, नीचे से जो देख रहा है ग्रह या तारे को, उसकी दूरी क्या है, लंबा है, तो लंबा है इसलिए कौन बना, लंबन कोण। इसी लंबन कोण को हम अपने से क्या चीज़ से सूचित कर देते हैं, थीटा से। तो बताओ लंबन कोण समझ में आया पहले, क्योंकि इसी में मैथ है, बढ़िया से समझ जाएगा तभी पूरा मैथ समझ में आएगा। ये जो हम बनाए हैं ये कौन है बताओ तो, लंबन कोण। ठीक समझना यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को दो दो अलग अलग बिंदुओं से देखने पर जो कोणीय विस्थापन बनता है, यहाँ पर क्या बना है, कोणीय विस्थापन बना है, उसी को कौन बनते हैं बताओ तो, लंबन कोण कहते हैं। जो d बराबर बी वाई क्या होगा, थीटा हो। पूछे कि लंबन कोण का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या बताना, d बराबर बी वाई थीटा। अब कहोगे कि d क्या है b क्या है, तो समझो d क्या है और b क्या है समझना बढ़िया से। जो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी तय किया है पटना से, आज जो तारे को या ग्रह को देखा है, तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी को देखा है, तो दूरी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किससे सूचित करेंगे, d से। क्या ये व्यक्ति नहीं देखा है, तो ये भी तो डिस्टेंस d हो जाएगा। तो समझ में आया d क्या हुआ। अब तुम कहोगे कि सर b क्या है, तो चलो b को समझते हैं। अब b है कि ये जो देखा यहाँ से एक व्यक्ति और यहाँ से एक व्यक्ति, तो दो गो अलग अलग जो स्थिति है, तो यहाँ से यहाँ तक के भी तो दूरी होगा। इस दूरी को हम क्या बोलते हैं पता है, इस दूरी का नाम, इस दूरी को हम सब अवधारक कहते हैं। जिसको आधारक है ना यहाँ पर बेस, तो ये नीचे वाले ऐसे भी क्या बनता है, बेस ही ना होता है, तो नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। आगे समझ में, क्योंकि ये बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, आधारक बोलेंगे, जो बेस हुआ। और यहाँ से जो तारे और ग्रह को देख रहा है वो क्या था, डिस्टेंस है उसका कुछ ना कुछ, तो वो डी हो गया। और यहाँ से भी यहाँ तक व्यक्ति जो देखा वो भी डिस्टेंस है, डी हो गया। तो बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो ये डी क्या है, तो डिस्टेंस है, बी क्या है तो आधारक है, थीटा क्या है तो लंबन कोण है। तो फार्मूला क्या बन गया बताओ तो, डी बराबर बी वाई थीटा। डी बराबर क्या हो गया, बी वाई थीटा। तो बताओ इतना समझ में आ गया। डी बराबर बी वाई क्या हुआ है, जहाँ थीटा जो है ये क्या है, लंबन कोण है। अब आधारक क्या होता है, तो देखो दो प्रेक्षण, यहाँ प्रेक्षक भी लिख सकते हो, प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, जो नीचे से कोई देखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षक कहते हैं।
तो दो प्रेक्षक, यहाँ पर दो गो है ना, एगो पटना में है खड़ा होकर और कहाँ एगो खड़ा होकर देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है। तो देखो दो प्रेक्षक बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक यानी बेस कहते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और वहाँ से और यहाँ से एक के बार एक ही सेंटर को ना देख रहा है, एक ही वस्तु को ना देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वहाँ तक की दूरी डी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, आगे चलकर पता चलेगा। तो आधारक समझ में आया क्या है। अब समझते हैं कि आप जो d बराबर बी बाई थीटा बोल रहे हैं, ये कहाँ से और कैसे आया, इसी को थोड़ा हमको बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, इसकी गणना करते हैं। लंबन विधि से दूरी का क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो समझना लंबन विधि से दूरी का क्या होने वाला है, गणना होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो चलो इसके लिए तो हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर तो मान के चलो यहीं पर है ही है, ठीक है, ये फिगर है ना। बताओ तो नीचे से जो देख रहा है वो एक बिंदु हो गया, और फिर दूसरे जगह से कोई एक व्यक्ति देख रहा है, वो कौन बिंदु हो गया, दूसरे बिंदु हो गया। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना बढ़िया से। इसकी गणना कैसे करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि बिंदु P पर, तो मान के चलो कि ये कोई बिंदु है जो यहाँ पर क्या है, P है। हम यहाँ पर बताते हैं बढ़िया से, यही है समझो P, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, B, और ये व्यक्ति A है और ये व्यक्ति क्या है, B है। तो कहना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि बिंदु P पर कोई ग्रह है, तो मान के चलो कि P पर वो क्या है, तो ये P है, यहाँ पर वो क्या है, ग्रह है, जिसकी दूरी D पृथ्वी से ज्ञात करना है। जिसकी दूरी यहाँ पर जो है, ये जो कितना दूरी है वो कहाँ से ज्ञात करना है, पृथ्वी से ज्ञात करना है। तो नीचे क्या है, पूरा पृथ्वी है। तो यहाँ से ये ग्रह की दूरी कितना है ये ज्ञात करना है, तो वो D है। वो किसको, उसको हम किस चीज़ से माप लेंगे, D से। तो D से हम मान लिए कि जिसकी दूरी D है, पृथ्वी से ज्ञात करना है। वो कहाँ से ज्ञात करना है, पृथ्वी से। इस ग्रह को पृथ्वी के दो अलग अलग बिंदु A तथा B से देखने पर थीटा कोण प्राप्त होता है। तो देख लो, यहाँ से एक बिंदु जो हम ऊपर भी समझाए हैं, और यहाँ से दूसरी बिंदु, दोनों बिंदु से हमको देखने पर कोण कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। कैसे थीटा कोण बनता है, यहाँ लंबन कोण में बता दिए, तो यहाँ पर थीटा कोण। तो बताओ इतना समझ में आया। क्या हम लिखे कि माना कि, क्या लिखे कि माना कि बिंदु P पर कोई ग्रह है। तो ये P पर कोई क्या है, ग्रह है, जिसकी दूरी D पृथ्वी से ज्ञात करना है। जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की D जो है, कहाँ से ज्ञात करना है, पृथ्वी से। समझ में आ रहा है ना। इस ग्रह को पृथ्वी के दो अलग अलग बिंदु A तथा B से देखने पर थीटा कोण प्राप्त होता है। यहाँ A है और यहाँ क्या है, पृथ्वी के दो अलग अलग बिंदु हो गया। आई दोनों से देखने पर बताओ तो कौन कौन बन रहा है, एक थीटा कोण बन रहा है। बताओ इतना समझ में आया, इतना आया कि नहीं। अब हम समझते क्या है कि यहाँ पर जब इसको हम बनाए तो एक त्रिभुज की तरह आपको दिख रहा है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है कि नहीं। तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज दिख रहा है, तो एगो ए, आज जहाँ पर कोण बनता है थीटा का बनता है, वहाँ वो बीच में होता है। ये तो तुम सब मैथ की जानकारी होगा ही। तो ए पी बी, तो ए पी बी इतना समझ में आया। तो वे क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ए पी बी यानी बीच में जो है उस पर क्या बना है, बताओ तो, थीटा बना है। तो देखो ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए पी बी में, तो त्रिभुज ए पी बी में लिख दिए, जिसमें कोण ए पी थीटा, यहाँ बी होगा, ठीक है, ए पी बी बराबर क्या है, थीटा जो लंबन कोण है। तो कैसे, यहाँ पी पर थीटा है, कर मतलब देख लो यहाँ पी पर है थीटा। बताओ इतना समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक है, देख लो ग्रह और पृथ्वी की दूरी क्या है। अब देखो चूंकि इतना तो हमको पता है ना कि ग्रह और पृथ्वी की दूरी सच में बहुत क्या है, दूर है। तो देख लो यहाँ ग्रह यहाँ है ऊपर और नीचे पृथ्वी है, यहाँ से कोई दो व्यक्ति देख रहा है। तो चूंकि हम ये जानते हैं, चूंकि का मतलब क्या होता है कि हम उसमें कुछ जानते हैं अपना से, यही जानते हैं
कि दो बिंदु से जो व्यक्ति देख रहा है वो ग्रह उसको कैसा दिख रहा है, दूर दिख रहा है या नज़दीक दिख रहा है, दूर दिख रहा है। तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत क्या है, अधिक है, बहुत क्या है, अधिक है। अब अधिक है और नीचे वाले देखो यहाँ से ए और बी, तो जहाँ ए जो पटना में हम बोले थे और बी क्या दिल्ली, यहाँ की दूरी ए से लेकर बी तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दोनों में बताओ तो सबसे ज़्यादा दूरी किसका होगा, अपना से तुम बताओ। चूँकि मैं यही हमको पता करना है कि ए से लेकर बी तक यानी पटना से दिल्ली का जो दूरी होगा वो, और यहाँ से जो ग्रह को देख रहा है वो, चाहे यहाँ से जो ग्रह के देख रहा है। हाँ, तो तुम सब तो अपने बोलने लगा कि ग्रह की दूरी काफ़ी अधिक होगा और यहाँ की दूरी क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी दूरी कम होता है वो ऊपर लिखाता है और जिसकी दूरी ज़्यादा होता है वो कहाँ लिखाता है, नीचे लिखाता है। तो बताओ तो किसका दूरी अधिक है, ग्रह का, तो वो कहाँ लिखाएगा, नीचे, बटा के कहाँ लिखाता है, नीचे। और जिसकी दूरी कम होता है उसकी वो कहाँ लिखाएगा, बटा के ऊपर। तो देख लो b/d क्यों लिखे, हम समझ में आया, इसीलिए लिखे कि b जो है इसकी दूरी काफ़ी कम है और d की दूरी काफ़ी क्या है, अधिक है, जो एक से क्या है, बड़ा है या छोटा है, एक से क्या है। तो यहाँ पर देखो b/d जो एक से क्या है बताओ, अरे बड़ा छोटा नहीं पहचान में आता है, एक बड़ा है। अरे जिसका दो गो मुंह जिधर में रहता है वो क्या होता है, और जिधर में ना रहता है वो क्या होता है, छोटा। तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है। तब b/d, तब b क्यों ऊपर हुआ और d क्यों नीचे है से पता चल गया। b है नीचे जो काफ़ी कम दूरी का संकेत कर रहा है कि पटना से दिल्ली जो दूरी है वो दूरी से तो ज़्यादा ग्रह की दूरी है जो नीचे से देख रहा है। तो जिसकी दूरी ज़्यादा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसकी दूरी कम है वो कहाँ, जिसकी दूरी जो ज़्यादा है वो कहाँ रहेगा, नीचे, और जिसकी दूरी जो कम होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब b/d होने का रीज़न समझ में आया। अब b कहाँ से आया वो भी हम बता चुके हैं, वो बेस है, आधार है, और d है डिस्टेंस जो कहाँ ग्रह को देखना है। तो बताओ इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तब थीटा क्या, ये नापने का नापे हैं कि हाँ b/y जो d है ये एक से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, एक से छोटा, छोटा है ना। तो ये बताया गया है इस पर। अब है तब थीटा बहुत छोटा होगा। तो बताओ थीटा कब छोटा होगा, जब डिस्टेंस तुमको ऐसे ये चूंकि का चिन्ह से दे रहे हैं ना। चूंकि का मतलब यही होता है कि हमको मानना है अपना से कि हम इतना जानते हैं कि नीचे से लेकर ग्रह की दूरी काफ़ी क्या है, बहुत दूर है, और नीचे वाली दूरी कम है। तो कम वाली दूरी ऊपर लिखाया और ज़्यादा वाला दूरी कहाँ लिखा गया, नीचे लिखाया। तो जैसा ही ज़्यादा वाला दूरी नीचे लिखाया कि थीटा का कोण क्या हो गया, थीटा बहुत छोटा हो गया। थीटा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। चूँकि कोण का फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये तुम पढ़ा भी होगा कि कोण का फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप समझते हो, एक सेंटर ले लो, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है, इसको लेके डिवाइडर से जो होता है घुमाओ। तो इसको जब घुमाओगे तो ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा। तो ये फिगर तुमको कैसे बन गया, जैसे ये सेंटर है ना। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम पकड़ के घुमाएंगे तो ये जो हम घुमाए हैं यही तो क्या है, चाप है। तो जब यहाँ पर ऐसे घुमाए हैं तो ये गोल क्या बन गया, वृत्त बन गया। और ये सब क्या है, त्रिज्या है। ये सब क्या है, त्रिज्या है। तो देखो कोण का फार्मूला होता है चाप बटे क्या, त्रिज्या। तो कोण को लंबन कोण है थीटा बराबर चाप क्या है। तो बताओ ये जो यहाँ से यहाँ तक काटा गया है, ऐसे जो काटा गया है, यहाँ से रख के जो इससे काटा गया, ये क्या है, चाप है। तो देखो यहाँ चाप का मान कितना होगा बताओ तो, b होगा। और त्रिज्या कौन है, जो यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस है ना। ये क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस है ना दिखा रहा है। तो देख लो यहाँ क्या हो गया, बताओ इतना क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। तो चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ से क्रॉस गुना, क्या क्रॉस गुना, कि हमको लाना क्या था, d बराबर b/d थीटा, यही ना है, d बराबर b/, क्या, थीटा। तो देखो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे
तो डी में 1 से करेंगे तो डी बराबर बी, देख लो कैसे होगा, यहाँ क्रॉस गुना करके दिखा रहे हैं, समझो। थीटा में डी से गुना करेंगे तो डी थीटा हो जाएगा, अब बराबर बी का, बी में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। अब इसमें से हमको क्या लाना था सिद्ध करके, डी बराबर बी बाई डी, तो डी बराबर बी वाई, डी कह रहे हैं सॉरी थीटा, तो बी वाई क्या हो गया थीटा। तो बताओ इतना आया, समझ में आया ये कैसे। चलो अब आगे समझते हैं क्या है कि डी बराबर बी वाई डी बी वाई थीटा, जो यहाँ पर आकर क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि यहाँ डी बराबर बी वाई थीटा कैसे हुआ ऐसे। अब है जहाँ डी पृथ्वी और ग्रह के बीच की दूरी है, तो अब डी क्या है, तो पृथ्वी और ग्रह के बीच की दूरी है, तथा जो थीटा है वो रेडियन में होगा। यदि बी तथा थीटा का मान ज्ञात हो तो डी का मान ज्ञात किया जा सकता है। बताओ इतना समझ में आया। ये बात तुमको जो यहाँ पर आया था डी बराबर बी वाई थीटा, ये समझ में आया कैसे कैसे आया कि नहीं। चलो तो यहाँ पर मेन तुम सबको समझ से थोड़ा परे कब होगा कि इस सर ऊपर कैसे कर दिए नीचे कैसे कर दिए। तो बस इतना ही याद रखना, जो मान छोटा होगा, जो दूरी कम करेगा वो कहाँ रहेगा। आज जिसका दूरी तुमको लग रहा है कि नहीं सही में पृथ्वी से ग्रह की दूरी कम थोड़ी है, कुछ भी ज़्यादा नीचे से चंद्रयान से पहुंचता है ग्रह पर तो क्या एक दिन में पहुंच जाता है, कई दिन लगता है, वो भी इतना स्पीड से चल रहा है तब। अब पटना दिल्ली से तो पहुंच जाता है जल्दी, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए जो दूरी छोटा होगा वो कहाँ रहेगा ऊपर, और जो बड़ा होगा दूरी वो कहाँ रहेगा नीचे। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आया, और कोण का फार्मूला लगाए, और ये चाप कैसे हुआ समझ में आया ना यहाँ से। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि डी बराबर बी वाई थीटा कैसे आया है। चलो अब आगे पहुँचते हैं। अब है आगे कि इतना जो हम लंबाई के बारे में पढ़े हैं, इसी को थोड़ा सा हम आगे कर रहे हैं कि लंबाई का अन्य प्रायोगिक मात्रक। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका मापन कहाँ कहाँ है। तो देखो लंबाई का अन्य प्रायोगिक मात्रक में अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, यानी अब इसको समझते हैं कि लंबाई का अन्य प्रायोगिक मात्रक क्या है, या लंबाई का परिसर यानी रेंज, उसकी लंबाई का क्या समझना है रेंज। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं मात्रक नीचे से हमको पृथ्वी से लेकर और ऊपर ग्रह तक की दूरी को मापना है, यही ना करना है। तो ये छोटा मोटा क्या मात्रक से काम चलेगा, क्योंकि ये सब काफ़ी दूर का है, तो ये सब छोटा मोटा मात्रक से चलेगा नहीं चलेगा। मीटर में माप सकते हो, मीटर में नहीं ना हो सकता है। तो वही बात यहाँ है, टॉपिक शुरू हुआ है कि लंबाई का अन्य प्रायोगिक मात्रक में कि चलिए लंबाई को जो काफ़ी दूर का जो लंबाई होता है उसको कैसे कैसे मापते हैं। तो चलिए समझते हैं। बहुत अधिक दूरी, क्या लिखा हुआ है कि बहुत अधिक दूरी जैसे कि पृथ्वी से सूर्य तक तथा तारों के बीच की दूरी, जैसे कि देख लो कि बहुत अधिक दूरी जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से कहाँ सूर्य की दूरी, तथा तारों के बीच की दूरी, तथा बहुत छोटे दूरी जैसे कि धूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आकार ये सब मीटर में व्यक्त करना उपयुक्त नहीं है, ये सबको मीटर में व्यक्त करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये सब काफ़ी दूरी का है। बताओ पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापना है तो क्या नज़दीक है, तो ये सब का दूरी काफ़ी अधिक दूरी पर है। तो यही कहते हैं कि ये सब को हम मीटर में व्यक्त नहीं कर सकते, मीटर में माप नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताओ, तो क्या कर सकते हैं, तो बड़े दूरी के ये सब मात्रक है। ये सब किस दूरी का मात्रक है, बड़े दूरी का मात्रक है। जैसे बहुत अधिक दूरी को खगोलीय मात्रक, याद रखना है यही है मेन। बहुत अधिक दूरी को किस मात्रक, खगोलीय मात्रक, तथा प्रकाश वर्ष एवं पार्सेक में व्यक्त किया जाता है। तो देख लो क्या क्या करते हैं कि बड़े दूरी के मात्रक रहता है उसको किस किस में हम व्यक्त कर सकते हैं, बताते हैं। तो बड़े दूरी के मात्रक को किस किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो सुनना बढ़िया से। बहुत अधिक दूरी को खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष या पार्सेक में क्या कर सकते हैं। अब पूछेगा कोई कि खगोलीय मात्रक क्या है, तो कहना वो लंबी दूरी को मापने का एक मात्रक है। समझ में आ गया ना। छोटे दूरी को तो नॉर्मल हम नाप सकते हैं कि मीटर में होगा, इतना मीटर होगा, लेकिन लंबे दूरी को क्या हम
इस मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए बड़े दूरी के ये सब क्या है, मात्रक है। कौन कौन? खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो चलो आज हम तुमको खगोलीय मात्रक के बारे में जानकारी देते हैं कि खगोलीय मात्रक क्या होता है। समझना बढ़िया से खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको शॉर्ट में AU बोलेंगे। अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल तो A हो गया, और यूनिट है तो क्या हो गया, U हो गया। तो अगर हम कहीं कोई भी मान लिख के और AU लिख देंगे तो समझ जाना कि आप जो है ना खगोलीय मात्रक लिख रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कहीं भी मान लिखकर अगर AU लिख दिए तो इससे क्या मतलब हुआ तुम लोगों को? इसका यही मतलब है कि आप खगोलीय मात्रक लिख रहे हैं। समझ में आया पहले? तो चलिए खगोलीय मात्रक का उपयोग कहाँ होता है। तो सीधे बात, एक तो जाना कि इसको लंबी दूरी का ये सब क्या है, मात्रक है। तो चलो, पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी याद रखो। पृथ्वी कहाँ, जहाँ तो अभी बैठ के पढ़ रहा है, यहाँ से कहाँ तक की दूरी बताओ तो? सूर्य की बीच की दूरी, सूर्य क्या बीच की औसत दूरी बताओ। वो दूरी नहीं, कौन दूरी? औसत, एक एवरेज दूरी माप रहे हैं। तो याद रखना। तो बताओ ये लंबी दूरी है कि नज़दीक का दूरी है? अब हम पृथ्वी पर, अभी तुमको हम पढ़ा रहे हैं पृथ्वी पर रह के, और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो बताओ, अगर हम पूछे खगोलीय मात्रक क्या है तो जवाब दे सकता है? क्या है खगोलीय मात्रक? हमको जवाब दो। बताओ खगोलीय मात्रक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक कितना मीटर के बराबर होता है? देख लो कितना होता है, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 को कई बार लिखना है, उसको गुना करो। समझ में आएगा ना कितना बड़ा होगा। और जब जो आएगा उसको 1.496 से गुना करो। अब वो जो आएगा वही एक खगोलीय मात्रक का होगा। एक खगोलीय, एक। तो समझ आ रहा है कितना दूर है। अब नॉर्मली बुक में देखा गया है कि 1.496 है ना, तो लगभग देखो 4 और 9, तो तुम सब पता है ना, वैज्ञानिक पद्धति में ये सब पढ़ा था, सार्थक अंक में सब पढ़ा था ना कुछ। 4 9 है तो 5 के नज़दीक में है कि नहीं? तो देखो वही बात लिखा हुआ है। एक A अभी नहीं है, क्या है ये? U है, क्योंकि तुमको पता है ना यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। कभी भी हम मैथ में भी अब उपयोग करेंगे, क्योंकि आगे अब भरमार तुमको आएगा सिर्फ नोमेरिकल। अब मैथ्स में नोमेरिकल शुरू हो रहा है, यहाँ से झलक दिखा दिया है, ऐसा ऐसा नोमेरिकल आएगा। ठीक है, तो समझो एक AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना? तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, जो लगभग 1 AU यानी कितना बराबर हो जाएगा? तो 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? 4 9 6 है तो लगभग 5 के बराबर नहीं है। तो बताओ यहाँ 5 लिख दीजिए, आज सेम के सेम चीज़ लिख दीजिए। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को कितना बार लिखो, अब उसको पूरा मल्टीप्लाई करो, 1.5 से फिर मल्टीप्लाई करो, अब तब होगा एक मात्रक, यानी एक खगोलीय मात्रक के बराबर होगा। तो समझ में आ रहा है दूरी का? तो ये सब मात्रक कितना बड़ा मात्रक है, समझ में आ रहा है ना कि एक खगोलीय मात्रक कितना बड़ा मात्रक है। अब चलिए तो बताइए, खगोलीय मात्रक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कौन मात्रक यहाँ बताए थे? प्रकाश वर्ष। क्या बताए थे? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? बहुत बच्चे को प्रकाश वर्ष समझ में नहीं आता है। बताओ तो प्रकाश वर्ष से क्या चीज़ को मापा जाता है, थोड़ा बताओ हमको। प्रकाश वर्ष को किसको, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जा सकता है? देख लो गलत बोला है, जान रहे थे यही बोलेगा कि प्रकाश की चाल को।
प्रकाश वर्ष होता है दूरी का ही मापा जाता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आएगा। तुम सब कोई चीज़ का परीक्षा देगा ना, तुम सब जैसे कि एनडीए उनडीए के दिया, चाहे एयरफोर्स में तुम अगर जाना चाहते हो इंटर के बाद तुम फॉर्म भर सकते हो आराम से। 11th का पूरा फिजिक्स है, 12th का कम रहता है। 11th तो भरमार रहता है, लेकिन पढ़ता ही नहीं है बढ़िया से। तो उसमें ये बार बार ही क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वर्ष क्या आता है, लगा कहता प्रकाश वर्ष 10वें में तो पढ़े हैं। मार प्रकाश की चाल ऑप्शन में रहता है। तो बताओ क्या है, दूरी का मात्रक है। तो कैसे दूरी, तो समझो अब यहाँ पर ध्यान से समझना। 10th की बात ही पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये सबको पढ़ाए हैं 10th में ही। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि 10⁸ क्या हुआ कि 10 को कै बार गुना करो, 10 को कितना बार गुना करेंगे, 8 बार गुना करेंगे। आप फिर हमें कितना से मल्टीप्लाई, 3 से। आप गुना करके देखो तो लगभग कितना के बराबर आएगा, लिखा हुआ है ना यहाँ 3 × 10⁸। तो 3 × 10 को कै बार, 8 बार। और नॉर्मली इसको गुना करो, ठीक है। तो गुना करने से तुमको आ जाएगा, सही गुना कर लेना, कहीं हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा ये। तो चलिए आप हमको पढ़ा रहे हैं प्रकाश वर्ष, तो थोड़ा डिफिनीशन भी बताइए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो चलो प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर क्या है प्रकाश वर्ष। तो निर्वात में एक वर्ष, याद रखना निर्वात में, इसको कैसे परिभाषा करेंगे, मैथ से ही हम परिभाषा बना रहे हैं कि निर्वात में एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, निर्वात में एक वर्ष में। अब निर्वात यहाँ है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, उतने में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उतने में प्रकाश द्वारा क्या करना, तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बताओ प्रकाश वर्ष समझ में आया, प्रकाश वर्ष क्या है बताओ तो। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आया। अभी देखना हम इसका बहुत अच्छा से वैल्यू निकाल कर बताएंगे। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष, एक वर्ष बताए हैं ना, गुने मल्टीप्लाई ही होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो चलिए एक वर्ष में कितना दिन पता है ना, 366 होता है, लेकिन उसको छोड़ दो, एक दिन का हटाओ, वो नॉर्मल तो देखता है 365 लेके चला जाता है। एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन हो गया। अब बताओ कितना घंटा, धीरे धीरे नीचे की ओर जाना। एक वर्ष में कितना दिन बताओ तो, 365 दिन। फिर बताओ 24 घंटा का दिन होता है, 24 घंटा का क्या होता है, 24 घंटा का दिन होता है। घंटा बोले ना में, तो 1 घंटा में कई मिनट, 60 मिनट बोले हैं। तो फिर मिनट में कितना सेकेंड। तो समझ में आया यहाँ तक के बात हम क्या किए हैं। 365 क्या है, एक वर्ष में कितना दिन बोलो, 365 दिन। 365 दिन बोले हैं ना, तो दिन में कितना घंटा, घंटा बोले हैं ना, समझना यहाँ कैसे गया, घंटा बोल दिए ना। तो घंटा में कै मिनट, 1 घंटा में कै मिनट, मिनट न बोले हैं। तो अब मिनट में कै सेकेंड, अब सेकेंडों से नीचे जाएगा क्या, ओकरा नीचे कहाँ हम। अब कहोगे कि एक वर्ष हो गया, तो इधर सर आप गुना में लिखिए ना, निर्वात में प्रकाश की चाल भी, तो लिख दिया 3 × 10⁸। अब सबको कर दो क्या, मल्टीप्लाई। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर गुना कर दो, मल्टीप्लाई करो इसको बढ़िया से। क्या किया गया देख लो, 365 × 24 के 24, और देखो यहाँ 6 और 6, यहाँ 60 है ना। तो देखो इसमें से भी 6, इसमें से 6, 6 6 अलग कर लिए। तो यहाँ 6 वाला गुना करने के लिए, क्योंकि 10 लाने से गुना जल्दी होता है। तो एहो में से 6, में से 6 6 अलग कर लिया है, दोनों में 1 1 0, तो एक बता 10 बन गया ना। यहाँ पर ए में से दोनों करेंगे तो 10, एक इसमें से निकाले तो एगो 10, 60 वाला में से निकाले तो क्या हो गया 10, अगुने 3 गुना ये तो हो गया। बताओ इतना समझ में आया। अब है दूरी बराबर, बताओ इतना समझ में आया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ 1 लाइट ईयर बराबर 365 × 24, 6 छके 36, और 3 का 3, और 10 10 10 भेंट हो गया ना। 10 10 10 और वो लास्ट में 8 है। समझ में आ रहा है ना। अब 1 लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कितना आएगा,
9.46 गुने 10 के पावर 15 सेंटीमीटर। अब कहो कैसे आया, तो इसको गुना करो, आ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा। 1 लाइट ईयर बराबर 6.3 गुने 10 के पावर 4। ए यू समझ में आता है, खगोलीय मात्रक। तो बताओ इतना समझ में आ गया। वैल्यू तुम कभी मत भूलना, जब मान आएगा, जब तुमको आएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो हम 1 लाइट ईयर में इतना लिखेंगे तो उस समय याद रहना चाहिए कि आप ये क्यों लिख दिए। आ गया समझ में। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल तुम सबको इससे आगे पढ़ाएंगे। कल तुम लोगों को क्या चलेगा, तुम सब थोड़ा ध्यान दो। पहले यहाँ से खगोलीय मात्रक पढ़ लिया, प्रकाश वर्ष पढ़ लिया, अब आया क्या, पारसेक। ये भी तो दूरी, लंबी दूरी के ही ना मात्रक है। तो बताओ, अभी ये कल हम तुम सबको पढ़ाएंगे। ध्यान से इतना तुम सब बढ़िया से पढ़ के आना, ठीक है।